आज हम बात कर रहे हैं कि वर्क प्रेशर की वजह से जो लोगों के अंदर जो एक वो कहते हैं वर्क बर्नआउट है जिसका वो शिकार हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो बड़ी नफ्सियाती उलझनों में जो हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। और जैसे मैं जनरेशन के वाले से बात करी तो हर जनरेशन का प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीक़ेकार बहुत मुख्तलिफ था। जैसे हमने मिलेनियल्स के वाले से बात की कि लोगों को ये भी शिकायत है कि मिलेनियल्स क्योंकि इतना जी सर कहा है और वो इतने प्लीज़र हैं कि वो अपनी जॉब का सबसे ज़्यादा जो टोल है ना वो लोग लेते हैं। और मैं जैसे जेनजी को देखती हूँ, मैंने जेनजी के वाले से बताया भी क्योंकि जेनजी को बाउंड्रीज क्रिएट करने की इतनी आदत है, वो चाहे उनका घर हो, चाहे वो उनका वर्क प्लेस हो, चाहे उनका स्कूल हो, चाहे वो दोस्त हो, कि वो एक अपनी बाउंड्री से लोगों को बताते थे कि भी देखिए इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही इसलिए है क्योंकि अगलों को पता है कि हम उनको कितना प्रेशर दे सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ भी हम जब काम कर रहे थे तो हमारे साथ ऐसे बहुत सारे कोलीग्स होते हैं, इनका हमें पता है कि आप कुछ भी कर लें, वो उन्होंने भी अपनी बाउंड्री बना ली है। तो कहीं कहीं अच्छा भी होता है बाउंड्री बना लें कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पैदा होना चाहिए, वैसे ऐसा है कि फ़र्क ही ना पड़े, लेकिन कुछ लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं। अगर एक टीम में, मैंने टीम में देखा है, कॉलेज में मेरे प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे कि जिसमें 4 लोग हैं, अपने 4 लोगों ने प्रोजेक्ट करना है, उनमें से 2 बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो प्लान करें कि अच्छा जी उस दिन हमारी असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, और 2 ऐसे जो चिल हैं। आप उनका भी प्रेशर ले रहे हैं क्योंकि आपको ये पता है कि उन्होंने टाइम पे काम नहीं करना, और वो जो 2 चिल है ना उनको पता है क्योंकि ये जिम्मेदार है, इन्होंने काम कर लेना तो वी आर सेफ। तो कुछ हमारे साथ भी ऐसा है, ये जो 2 है ये मिलेनियल्स से बाकी जेंजी भी बिल्कुल नाराज ना हो, मैं आप लोगों से सीखना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरह से जेंजी हमारी जल्दी मूव ऑन कर जाती है, सो आई बिलीव हमें भी ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए। मुझे आप सब लोग ख़वातीन से चाहिए, मुझे बताएं वर्क बर्नआउट की कुछ निशानियाँ क्या हैं ताकि हम लोगों के साथ शेयर कर दें। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि जी आपको अगर घर में अम्मा अब्बा की बात इतनी बुरी लग रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे बीवी की बात कही हुई जहर लग रही होती है, या आपको बेसिकली या वर्क बर्नआउट का शिकार है, और कहीं ना कहीं आपको अपने बॉस की परछाई बीवी में दिखाई दे रही है कि भी वैसे बोल रही है, तो मतलब 100 चीज़ें ऐसी होती है ना। तो कौन कौन सी निशानी है मैं आप सब लोगों से लेना चाहूँगी। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है फिजिकल हेल्थ से। फिजिकल सिम्टम्स आर द अर्लीएस्ट। फील करते हैं आप ड्रेन फील करते हैं, बॉडी एक खाम खा की टांगों में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ये वह बहुत कॉमन हो जाता है। और अगर मेंटल हेल्थ की तरफ जाएं तो सबसे पहले मूड डिस्टर्ब होना शुरू होता है, इरिटेबिलिटी होने लगती है, आपको हर बात बुरी लगने लगती है, लो मूड आने लगता है, और वही है कि अगर वो इंटेंसिफाई कर जाए तो वो एक डिसऑर्डर की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा अटेंशन कंसंट्रेशन स्पैन डिस्टर्ब हो जाता है। लोग अक्सर आते हैं कि हमारी याददाश्त खराब हो गई है, बट वो डिमेंशिया नहीं होता, वो दरअसल क्या है कि आपकी अटेंशन डिस्टर्ब्ड है, आप किसी चीज़ की तरफ इतना ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि उसकी मेमोरी, ब्रेन फॉगिंग कहेंगे, ब्रेन फॉगिंग भी कह सकते हैं, यानी कि आपने किसी चीज़ को इतनी अटेंशन ही नहीं दी कि उसकी मेमोरी बनती। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अबाउट मेमोरी रिट्रीवल, इट इज़ एक्चुअली अबाउट मेमोरी मेकिंग। तो और ये बहुत कॉमन हो चुका है प्रॉब्लम, और लोग अमूमन कहते हैं कि नहीं हमारी मेमोरी ठीक करना। अच्छा, वो जो अटेंशन डिस्टर्ब्ड है उसका अंडरलाइन कॉज देखना पड़ता है। अंडरलाइन कॉज वो जो है वो आपके सिर्फ सोशल स्ट्रेसर्स हैं, आपका वर्क बर्नआउट है, या वो इतना इंटेंसिटी हासिल कर चुका है कि वो डिसऑर्डर बन चुका है। तो अगर तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको रेगुलरली फेस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा रिव्यू करवा लेना, मशवरा ले लेना, प्रोफेशनल हेल्प ले लेना अच्छी बात है। हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में वैसे कितने कोचेज और काउंसलर्स ऐसे रखते हैं ना, कंसल्टेंट्स रखते हैं कि जो बच्चे अगर ज़रा डिस्टर्ब हो तो फ़ौरन आप कहते हैं हमारे पास आए प्लीज़, है ना। हमें तो मेरे ख्याल से अपने वर्क प्लेसेस पे तो ज़रूर रखना चाहिए, मतलब मैं कहती हूँ एक साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट तो होना चाहिए। हाँ, यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मदिया यू मेंशन्ड दिस, बिकॉज अब अगर आप लिंक्डइन खोल के देखें ना और स्क्रॉल करें, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बहुत बात होती है, बट बिकॉज मैं खुद अपने शो में एक हफ्ते में 2 दफ़ा तो मेंटल हेल्थ पे बात करती हूँ। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज मैं बिकॉज आई डू माई पॉडकास्ट, और मैं ये बहुत दफ़ा हर गेस्ट के साथ ऑफ कैमरा आई डिस्कस एंड आई से इट ऑन कैमरा ऑल्सो, कोई आके अपने घर में या पर्सनल जो जंग होती है ना, वट एवर वॉर दे आर फाइटिंग, पर्सनल और एट होम और सोशली, दे विल नेवर डिस्कस इट बिकॉज सॉरी इट विल बी वेपनाइज्ड। वो एज एम्यूनिशन आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, और कब कैसे होगा आपको नहीं पता, फिर वो चाहे बीमारी क्यों ना हो। रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही एग्जैक्टली राइट। तो ये इट्स अ डाइकोटमी, ये एक तरह से वो है कि आप कह तो रहे हैं मेंटल हेल्थ, एट वर्क प्लेस में अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, हर कोई बोलेगा सब कुछ सही है, सब बहुत अच्छा है, आप पेंटिंग करवा लेंगे, आप यू नो अनवाइंडिंग के लिए एक अवे डे कर लेंगे, भूरबन ले जाएंगे, कहीं रिजॉर्ट पे ले जाएंगे, कोई आके एक्चुअली अपनी 4 बातें की अपनी एक बात भी नहीं रखेगा, बिकॉज वो जानता है या वो जानती है
कल HR के पास जाएगी ये बात एंड इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट मी एंड दैट इज अ वेरी सैड फैक्ट बिकॉज फिर दैट मीन्स आपने वो एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं की है, ये सिर्फ एक टिक बॉक्स है और ये खरी बात है, ये बहुत लोगों को अच्छी ना लगे। अच्छा, मैं आप जी अक्सर मीम्स आप देख रहे होते हैं ना, उसमें आता है कि जी जब अगर मंडे आने से पहले आप मंडे का सोचते साथ ही आपको थकन महसूस होने लग जाए तो इसका मतलब है कि जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है ना वो आपको प्रेशराइज कर रहा है, वो बहुत टॉक्सिक है। उससे मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ कि जो लिटरली डेज काउंट करते हैं। वो कहते हैं अच्छा भाई आज मंडे है, अब इतने दिन रह गए हैं, अच्छा अब इतने हैं, फिर अब इतने दिन रह गए हैं, और वो करते 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 वो छुट्टी तक, वो हफ्ते की वो एक ब्रेक जो कि उसको ऑफिस से चाहिए होती है, वो लिटरली उसके दिन काउंट कर रहा होता है। सो यू आर लकी अगर आपका वीकेंड आ जाता है और आपको टच वुड नहीं पता चलता, क्योंकि हम भी ऑफिस में जो बैठे होते हैं तो मंडे जब शुरू होता है और उसके बाद हम कहते हैं आज फ्राइडे भी आ गया, क्योंकि हम इंजॉय कर रहे थे। हमारी अपनी इस जगह पे हमारी अपनी भी कोशिश होती है कि हम अच्छा माहौल रखें, क्योंकि हर बंदा ये भी नहीं पता ना कि घर में किस किस परेशानियों से इधर आ रहा है। तो एटलीस्ट आपका काम ही अगर आपके लिए थेरेपी बन जाए और आपके लिए स्केप बन जाए तो कितनी प्यारी बात है। आपके नज़दीक ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको लगता है कि वर्क बर्नआउट के अंदर देखिए, वर्क बर्नआउट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना कि वो आपके इकोसिस्टम में लोग आपको सपोर्ट नहीं दे रहे, इस वजह से आप बर्नआउट हो रहे हैं। काम से आज तक कोई नहीं फौत हुआ जहाँ तक मैं जानती हूँ, लेकिन मेंटल प्रेशर जो आपकी इन्वायरमेंट पे लोग आप पे पोस्ट करें, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका सबऑर्डिनेट हो, आपका स्पाउस हो या आपके बच्चे हों, कहीं एक आउटलेट होना चाहिए जहाँ से आपको सपोर्टिंग मैकेनिज्म मिल रहा हो। जॉब इंस्टेबिलिटी तो आजकल इतनी बढ़ गई है कि लोगों को पता नहीं ना कि मैं आज नौकरी पे हूँ, कल नौकरी पे ना हूँ, कि मुझे एकदम से वो HR की बात की। और HR का तो बंदा अगर आपको लिफ्ट में भी मिल जाए तो आप उससे नजर चुराने लग जाते हैं। तो ये HR की तो आजकल की मतलब HR का बंदा सामने से आ रहा तो आप उसको देख के डर जाते हैं, बल्कि उस बेचारे का ह्यूमन रिसोर्सेज का काम है कि वो आपको फैसिलिटेट करे। एब्सोल्युटली। लेकिन हमारे यहाँ यूजुअली HR का बंदा सामने, उसका मतलब होता है कि चले। और मदिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रीवियंस हैंडलिंग जो नहीं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक गैप है कि कोई बंदा अगर बहुत काम किसी दिन कर भी रहा है, लेट से आपने 5 दिन की बात की, हफ्ते में 5 दिन वो काम कर रहा है, एक दिन उसको लाजमी देना चाहिए। अगर आपको पता है वो हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में एक बंदा काम कर रहा है, बहुत हाई प्रेशर इन्वायरमेंट है जिसको उसको नॉन स्टॉप काम करना है, तो HR या घर का कोई बंदा उसकी डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करे, उसका रियलिस्टिक जॉब रिव्यू देखे और एक दिन उसके साथ वो ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसेस करे, ताकि वो ट्रॉमा या वो किसी कंसल्टेंट या वो किसी साइकाइट्रिस्ट के रूम में ना जाके 1 साल बाद बैठा हो। आई थिंक इसके लिए फॉर दिस आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको डिफरेंशिएट करना आता हो बिटवीन व्हाट इज़ अ नॉर्मल या रेगुलर वर्क प्रेशर एंड व्हेन इज इट दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बर्नआउट। ठीक है, तो आई थिंक निशानियां बताएं। हाँ, क्योंकि सी वर्क प्रेशर एक गिवन सिचुएशन में, एक वीक में, 1 दिन 2 दिन, आई थिंक एवरीबडी मैनेजेस इट। कभी आपको ऐसा टास्क मिल जाता है व्हेन आपको उसमें रिगरस या एक्टिवली या बहुत ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है, दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ व्हाट द वर्क डिमांड, स्पेशली आज के कंपेटिटिव या डायनामिक टाइम में। बट बर्नआउट या स्पेसिफिकली हम वर्क प्रेशर सिचुएशन उसको कहेंगे जब वो एक कंटिन्यूअस मोनोटोनस फीलिंग चली आ रही है कि जैसे मैं काम करे जा रही हूँ या मैं काम करे जा रहा हूँ और वो खत्म ही नहीं हो रहा, भागे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक वो पहचानना जरूरी है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम ये जो हेल्प की बात कर रहे हैं या ग्रीवेंस की बात काट कर रही हूँ, वो जो लोग खवातीन हमें घर बैठी देख रहे हैं जो होम मेकर्स हैं, वो भी वर्क बर्नआउट का शिकार हैं। एग्जैक्टली, आप ये मत समझिए कि वर्क बर्नआउट का शिकार सिर्फ वही लोग हैं जो कि दफ्तर जाते हैं, बल्कि वो खवातीन जो सुबह से उठ के बच्चों को पहले नाश्ते बना रहे हैं और अब तो आगे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो वो फिर बेचारी चक्की में पिसना शुरू होगी। वो सुबह उठेगी, बच्चों के पहले नाश्ते बनाएगी, बच्चों को तैयार करेगी, स्कूल भेजेगी, मियाँ का नाश्ता बनाएगी, उनको भेजेगी, फिर घर की सफाई देखेगी, वो एक मेड की टेंशन लेनी है, खाना बनाना है, बच्चे जब वापस आएंगे। और आजकल के ऐसे कंपैरेटिव दौर में जब आपको होता है कि आपका बच्चा ट्यूशन भी जाए, आपका बच्चा किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी एनरोल्ड हो, वो उसके भी पीछे भागी रात का खाना खाएगी, फिर सब चीज़ें करेगी, और फिर लेकिन आप उसको देख नहीं रहे कि वो काम करी, क्योंकि हम कहते हैं तुम घर में और कर क्या रही हो, तुम और करती क्या हो, तुम्हारा ये तो काम है, और यही बहुत बड़ा काम है। और फैमिली पॉलिटिक्स हमारे जहाँ देखिए हमें ऑफिस की पॉलिटिक्स ड्रेन कर देती हैं, वहाँ पे इन खवातीन को घरों की पॉलिटिक्स जो है वो ड्रेन कर देती है, फैमिली पॉलिटिक्स। आई थिंक आप काम की बात करिए, आई वुड टेक इट टू अ स्ट्रेच के आज के दौर में अगर मैं एक बच्चे को भी देखूँ ना, एक एलिमेंट्री स्टूडेंट को देखूँ, तो उसके लिए भी मेजॉरिटी ऑफ द डे मुझे लगता है काम ही है। इट्स वर्क प्रेशर, यू नो, इवन द एक्टिविटीज जिनमें आप ECA है या जो भी, इतना कॉम्पिटिटिवनेस और इतना रिगरस रूटीन बना दिया कि वो काम लगने लगता है। आप टिड्डे को वो बेचारा स्कूल से वापस आया, उसके बाद आपने कहा बस इसने खाना खा लो, उसके बाद आपने उसको किसी एक्टिविटी के लिए जाना, फिर आपने
कह रहे हैं चलो बेटे तुम्हारी आज प्ले डेट भी है। Exactly. अब वो बच्चा कह रहा है मैं थक गया हूँ, सुबह से उठा, हमने कहा नहीं प्ले डेट भी, और आपने अपने बच्चे के समय मैं अपने बच्चे को बोर नहीं होने देना। True. हम कितना बोर हुए, मैं यकीन माने अभी भी कसम से मैं एक टाइम निकालती हूँ कि मैं आधा घंटा से दीवार को देखती हूँ सुकून से, मुझे वो टाइम अच्छा लगता है। In fact, हमने बच्चों को वो टाइम ही नहीं दिया बोर होने का। because there is a theory also, I remember that बच्चों को स्पेसिफिकली कुछ टाइम बोर होने दिया जाए ताकि वो अपनी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को सोचे तो ढूंढ सही सकें कहीं, कि हाँ। हाउ आर दे गोइंग टू यूटिलाइज द टाइम एट हैंड। आपको तभी पता चलेगा कि ये अपने फारिग वक्त के साथ ना यूटिलाइज कैसे करता है, तब आपको पता चलेगा कि उसकी इंक्लिनेशन किस तरफ है, क्या माइंड सेट है, किन चीज़ों की तरफ वो इंटरेस्ट दिखाता है। तो बहुत सारी चीज़ें। एंड कमिंग बैक टू माई पॉइंट के ग्रीवेंस को सॉर्ट करने के लिए फैमिली मेम्बर्स को वो लाइन भी पता होनी ज़रूरी है कि ये रेगुलर वर्क प्रेशर है एंड अब जो है ना हमारा ये फैमिली मेंबर जो है वो बर्नआउट की तरफ जा रहा है ताकि हम उसको ग्रीवेंस दे सकें। सो आई डू अंडरस्टैंड कि वो जाहिर है कहीं अवेयरनेस की वजह से या लैक ऑफ इट लेट्स से लोग पहचान नहीं पाते। मैं मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने जनाब, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, अब उसको डील कैसे करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। मेंटली पीस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा तो सब जगह मिल जाता है, पीस ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड आपका जितना क्लियर होगा, जितना पीस में होगा, उतना आप ग्रोथ जल्दी कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। नहीं, मेरे ख्याल में तो मैं समझूंगा कि एक अच्छी तनख्वाह, क्योंकि इस वक्त के हालात के मुताबिक जो है वो गुजारा बहुत नामुमकिन हो गया है। तकरीबन पेट्रोल प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं और दूसरी चीज़ों में प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इस वक्त तो तनख्वाह ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी हो गया है। सुकून होगा तो आप मतलब और भी काम कर सकते हैं। पैसा तो सिर्फ आपके मतलब एक चीज़ है, ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, आपकी ज़हनी सुकून पैसा ख़रीद नहीं सकता। मेंटली सुकून होना ज़रूरी है। मेंटली सुकून हो तो इंसान जो है वो बेहतर तनख्वाह के हवाले से दीगर असबाब पे गौर कर सकता है, पार्ट टाइम जॉब कर सकता है और अपने जो है ज़रा आमदन बढ़ा सकता है। लेकिन जब इंसान डिस्टर्ब हो, अगर उसकी तनख्वाह लाखों करोड़ों ही क्यों ना हो, कारोबार ही क्यों ना हो, तो जब ज़हनी टेंशन में हो तो फिर वो इंसान किसी काम का नहीं रहता। जो कमा रहा है, जो बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है, वो भी बर्बाद हो जाता है। बड़ी सही उन्होंने बात की, और आजकल तो मैं ये पढ़ भी रही हूँ कि द न्यू रिच इज़ इनर पीस, कि अब अगर आपके पास सुकून है, दिल में आपकी सुकून है, आपको ज़हनी सुकून मुयस्सर है, तो आपसे ज़्यादा आज के दौर में अमीर आदमी कोई नहीं। क्योंकि देखिए हम इतनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमें सुकून मुयस्सर नहीं होता। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आसान होती है, वो खुद उसको मुश्किल बना रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना कंपटीशन का दौर है ना कि आपको अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं जीनी, आपने ज़िंदगी जीनी है सोशल मीडिया के लिए। आपने सोशल मीडिया की ज़िंदगी को जीते हुए लोगों को बताना कि हम ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। आपको एक फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको लगता है यार मैं कि मिस ना कर जाऊँ ये चीज़। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जिनका ज़िंदगी में कहते हैं कि भाई आप ये चीज़ नहीं भी करेंगे, आपकी ज़िंदगी बेस्ट है, बेहतरीन है, पर नहीं, हमने लोगों को दिखानी है ताकि फिर हम बस एक मैं क्या कहूँ कि वो अब ये वो टाइम आ गया है कि जिसमें हर चीज़ शोशा ही है, कि आप जितनी शोशा दिखाएंगे उतना ही आपको शायद कोई बड़ा इंसान समझा जाएगा। लेकिन वही जो बात कि हमने इसका भी प्रेशर ले लिया। मैंने ख़वातीन जो कि घरों में होती हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनके प्रेशर की भी मैं बात कर रही हूँ। वो लोग जो दफ्तरों में आके काम करते हैं उनके प्रेशर की बात करें। लेकिन एक चीज़ जो एडिशनल मैं देख रही हूँ कि जो हर डिफरेंट शहरों की जो सिचुएशन होती है, जिसमें आपकी रोड्स की सिचुएशन क्या है, आपकी ट्रैफिक की सिचुएशन क्या है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके इस प्रेशर को मज़ीद बढ़ा देती है। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन है कि आपने दफ्तर टाइम पे पहुंचना है, फिर एक ट्रैफिक है, फिर जब घर से भी ऑफिस से आप निकल रहे हैं, आपको पता है घंटे की ट्रैफिक के बाद आपने घर पहुंचना है। कभी कभी काम आपको नहीं थकाता, वो ट्रैफिक आपको थका देती है। और वो खौफ फील करते हैं, और वो खौफ कि आप लेट हो गए और आगे आपका कोई और काम रुका हुआ था जो कि लेट हो जाएगा, और उसकी वजह से आपकी कोई और जिम्मेदारी थी जो कि आप पूरी नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू। अच्छा, ये सारा जो हम बातें कर रहे थे, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि आपको जो वर्क बर्नआउट है ना, अमूमन ज़्यादा चांसेस उस वक्त हो जाते हैं जबकि आप वो काम कर रहे हैं जो कि आपको पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो जो हमारी जनरेशन के साथ एक और जो ट्रॉमा हुआ वो ये कि बहुत सारे लोगों को अपनी मर्जी के प्रोफेशंस चूज करने का मौका नहीं मिला। दूसरे हमारे फैसले हमारे माँ बाप ने लिए। हाँ, बहुत हाँ, पे, हाँ। तो अगर तो आपने उसके साथ एडजस्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मूव ऑन कर लिया, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप आज तक उस नाखुशी के साथ जी रहे हैं तो वो काम आपको डेफिनेटली थकाएगा। इसी तरह घर में ख़वातीन जो काम कर रही हैं उनका भी पर्सपेक्टिव क्या है। अगर उन्हें ये तसल्ली हो कि हम अपनी मर्ज़ी से घर पर हैं,
ये हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत प्रोडक्टिव काम है, हम बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, तो बहुत और बड़ी ये चीज़ मुझे है। मैं एंजॉय करती हूँ इसमें, एंजॉय कर, हाँ। और इसके लिए मुझे किसी दूसरे के एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत ये नहीं है। वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको दूसरे के एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है और आप अपने आप में मुतमईन हैं, तो फिर आप बर्नआउट से बहुत अच्छी तरह से बच सकते हैं। वरना तो बर्नआउट डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो जो जहनी प्रेशर है ना, आपके हर वक्त अंदर की जंग कि ये काम मुझे करना नहीं मैं चाह रही, मुझे करना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ जगहों पे जानबूझ के, जहाँ पे आप चाह रही हैं आपको आपका काम पसंद हो भी, आपके लिए माहौल टॉक्सिक बना दिया Yes, जाता है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा बिला वजह लोगों की ज़िंदगी में पोक करना, उनको तंग करना, ज़्यादा देर बिला वजह बिठा के भी रखना। आपकी 8 आवर्स की आपकी शिफ्ट है, लेकिन आपने ज़्यादा मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि टाइम ख़त्म हो गया है, और जो लड़कियां जो कि ज़्यादातर रिलाई कर रही होती है कि वो ऑफिस की कन्वेंस पे, तो आप उनको कन्वेंस ही नहीं देंगे Very true. कि बैठे रहो। Yes, yes. बस जानबूझ के तंग करना। तो कुछ ये वैसे पीछे क्या साइकी होती है ऐसे एम्प्लॉइज़ की? ये बहुत तरह के लोग होते हैं आजकल सोशल मीडिया पे। देयर इज अ फ्रेज, अभी आई थिंक हम ड्यूरिंग ब्रेक भी बात कर रहे थे, नार्सिसिज्म। अब तो ये आई थिंक ऐसे यूज होता है जैसे आपको नज़ला या छींक आ रही है तो ही और शी इज अ नार्सिसिस्ट, आप ऐसे बोलते हो। 10 साल पहले चले जाएं तो वी वुडंट इवन नो कि नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे और तरह के लोग होते हैं। शादी हो, बिकॉज मैरिज एसेंशियली शुड बी अ पार्टनरशिप। वो ये नहीं है कि आपने एक औरत या एक लड़की को घर लेकर आ गए हैं, अब वो आपकी एक बांधी नहीं है, मेड है या बांधी नहीं है, या वो सास ससुर का ख्याल रखेगी या बच्चे पालेगी या सिर्फ ये करेगी और मैं हुकूमत करूंगा उस पर। एग्जैक्टली। ऑफिस में भी जब कोई इस तरह की खातून हो या कोई साहब हो, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू जेंडर। सम women can make life miserable at work, some men can make life miserable at work. It is not only harassment. हरासमेंट के बहुत फॉर्म्स होते हैं, वो एक के ऊपर फोकस करके टारगेट करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने 15 years कॉर्पोरेट में गुजारे हैं। और कॉर्पोरेट का कल्चर तो बहुत एट टाइम्स इट गेट्स रियली टॉक्सिक। मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर ऐड करूँगी, योर एनर्जी स्क्रीम्स लाउडर देन एनीथिंग। आप ये वाइब भी दे देना कि आप सोच समझ के मेरे नज़दीक आइएगा, लेकिन काम मैं आपको पूरा करके दूंगी या करके दूंगा। आप यकीन करो मदीहा, सामने वाला वो CEO भी होगा ना, वो समझ के चलेगा और वो आपको उसी तरह ट्रीट करेगा। आप इस तरह एनर्जी देंगे ना कि मैं तो डॉमैट हूँ, मैं तो बिचने को तैयार हूँ, इस जॉब के बगैर मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, मेरा गुजारा नहीं है। He or she knows a weak point and you are, that's it. और मुझे ये बात समझने में 15 साल कॉर्पोरेट में लगे हैं। I will say this to you.